सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम आपकी हिंदी की जो पुस्तक है उसका जो 7वां अध्याय है नादान दोस्त, जो कि एक शिक्षाप्रद कहानी है और हिंदी के श्रेष्ठ उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद के द्वारा रचित है, उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। सबसे पहले हम प्रेमचंद जी के बारे में जानेंगे। देखिए, मुंशी जो प्रेमचंद है, इनका जो सही नाम था वो धनपत राय था, धनपत राय श्रीवास्तव, जो हिंदी और उर्दू के लेखक प्रेमचंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। उर्दू में भी लिखते थे, उर्दू में ये नवाब राव के नाम से लिखते थे और बाद में इन्होंने हिंदी में प्रेमचंद नाम से लिखना प्रारंभ किया। इनका जो जन्म है वो 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के निकट लम्ही ग्राम में हुआ था। वाराणसी है, उसके निकट जो लम्ही नामक ग्राम है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। 1880 में इनकी प्रारंभिक शिक्षा अरबी और फारसी में हुई, इसीलिए इनकी जो भाषा है उसमें उर्दू, अरबी और फारसी के शब्द बहुत आते हैं। 1898 में मैट्रिक करने के बाद इन्होंने अध्यापन के क्षेत्र में प्रवेश किया, पढ़ाना शुरू किया। साथ ही घर पर रहकर बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की और घर पर रहकर उन्होंने बीए किया, स्नातक जिसे हम हिंदी में कहते हैं। इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं प्रारंभ में उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखी गई और बाद में इनका हिंदी में अनुवाद हुआ। पहले उर्दू में इन्होंने नवाब राय के नाम से कुछ रचनाएं लिखी, बाद में हिंदी में इसका अनुवाद हुआ। ये अपने समय में हिंदी साहित्य के सबसे लोकप्रिय लेखक साबित हुए, बहुत अच्छे, बहुत ही श्रेष्ठ। इनका जो गोदान उपन्यास है वो किसानों की स्थिति को दर्शाता है और हिंदी के श्रेष्ठ उपन्यासों में माना जाता है। इन्होंने समाज की वास्तविक स्थिति का है वो लोगों के सामने रखा। निर्मला जो इनका उपन्यास है, यानी एक स्त्री है, वो अनमेल विवाह जब होता है, दहेज प्रथा के कारण उसकी क्या दशा होती है, एक अपनी से दुगने उम्र के व्यक्ति के साथ जब उसका विवाह होता है, किस प्रकार उसका जीवन बर्बाद होता है। ये मतलब समाज की जो स्थिति थी, गहनों के प्रति रुचि है, वो किस प्रकार, जो गबन उपन्यास है उसमें एक औरत की गहनों के प्रति रुचि को दर्शाया गया है और उसके कारण उसके परिवार की जो स्थिति, उसके पति की जो स्थिति है, पति के द्वारा जो कार्य होते हैं, वो सारी चीज़ें इनके, मतलब हमने समाज में जो कुछ देखा, हमने तो देखा और इन्होंने अपने लेखनी के माध्यम से सबको उससे अवगत कराया और समाज के सामने उन परिस्थितियों को रखा कि वास्तव में हमारा जो समाज है उनमें कौन कौन सी बुराइयां हैं, इनमें सुधार होना चाहिए, औरतों की स्थिति कैसी है, कैसा समाज है अपना। और इसीलिए कहते हैं साहित्य समाज का दर्पण होता है। हिंदी साहित्य के सबसे लोकप्रिय लेखक साबित हुए। गोदान, गबन, रंगभूमि, सेवा सदन, प्रेमाश्रम आदि इनके लोकप्रिय उपन्यास हैं। इनकी 300 से अधिक महत्वपूर्ण कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संग्रहित है। मानसरोवर इनका कहानी संग्रह है जिसमें 300 से ज़्यादा कहानियाँ इनकी संकलित हैं। इनका निधन 8 अक्टूबर 1936 को हुआ था। 8 अक्टूबर 1936 को इनका निधन हो गया। तो ये तो इनका परिचय था। अब इसकी जो इनकी द्वारा रचित ये जो कहानी है उसको हम पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए, नादान दोस्त कैसे है? नादान, यानी कई बार क्या होता है, अधूरा ज्ञान हमें बहुत दिक्कत दे जाता है, हमारी नादानी हमारे ऊपर बहुत भारी हो जाती है, जो हमें बहुत दिनों तक पीड़ा देती है। ये ऐसे ही नादान दोस्तों की कहानी है, बच्चों की, उसको हम समझते हैं। बाल मन की मासूम नादानी और जिज्ञासा बड़ी स्वाभाविक होती है। बिल्कुल, बच्चे बहुत नादान होते हैं, नासमझ होते हैं, भोले होते हैं, मन के सच्चे होते हैं, उन्हें नहीं पता कि क्या करना है, उन्हें हम जैसा कहेंगे वो वैसा ही करेंगे। और दूसरी बात, उनके मन में कई बार जो आता है वो वही करना चाहते हैं। इसी के कारण कभी कभी वे बड़ों से छिपकर कुछ भला करना चाहते हैं। उन्हें दुख होता है, किसी जानवर को इस प्रकार देखते हैं, पीड़ा पहुँचती है, तो वो उनसे लगाव रखते हैं, उन्हें सुख पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए वो कई बार माता पिता से छुप कर कई ऐसे कार्य करते हैं जो दूसरों की भलाई के लिए होते हैं, मगर पूरी जानकारी के अभाव में ऐसी गलती कर बैठते हैं जो उन्हें बहुत कष्ट पहुंचाती। लेकिन जानकारी पूरी के बिना अगर हम ऐसा काम करेंगे जो हमें पीड़ा देगी, उसके बारे में इसमें बताया गया है। देखिए, केशव के घर कॉर्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए। कॉर्निस, ये जो कोना होता है, दिख रहा होगा आपको इस प्रकार। तो ये जो स्थान है उसको हम कॉर्निस कहते हैं। चिड़िया ने अंडे दिए। चिड़िया ने क्या दिए? अंडे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते थे। ये केशव है और ये उसकी बहन है श्यामा। दोनों छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं। वो उन चिड़िया को क्या करते थे? आते जाते देखते थे। सवेरे दोनों आंखें मलते हुए कॉर्निस के सामने पहुँच जाते और
और चीड़ा और चिड़िया दोनों को वहाँ बैठा पाते। सुबह आँख ही नहीं खुलती उससे पहले मलते मलते आँखों को वहाँ आते और दोनों को बैठा हुआ देखते। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मज़ा मिलता, आनंद मिलता। बच्चों की आदत होती है, बच्चों की आदत होती है। इस प्रकार से दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, कि अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, कि अंडे क्या खाते हैं। उन्हें थोड़ी पता है कि अंडे किस प्रकार है, वो माँ है, वो अंडों को, जो चिड़िया है उसकी वो सेती है, और फिर उनसे बच्चे निकलते हैं। उन्हें इसका ज्ञान नहीं है। उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे और उन अंडों से बच्चों का निर्माण कैसे होगा, बच्चे हैं वो कैसे निकलेंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, पर यानी पंख, उनके पंख कैसे निकलेंगे। बहुत जिज्ञासा होती है, जानने की इच्छा बहुत होती है बच्चों में। आप देखिए छोटे बच्चे होते हैं, वो किसी भी चीज़ को देखकर हमसे तरह तरह के प्रश्न करते हैं कि ये चीज़ ऐसे क्यों है, क्या हुआ, किस कारण है। मतलब उनके प्रश्न कभी खत्म ही नहीं होते। घोंसला कैसा है, लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। अब कोई समझदार व्यक्ति था नहीं उनको बताने वाला। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी और न बाबूजी को ऑफिस के काम से। सीधी सी बात है, बेचारी माँ दिन भर घर का काम करती थी, तो उन्हें वैसे समय नहीं था, और बाबूजी ऑफिस जाते थे। दोनों बच्चे आपस में सवाल जवाब करके दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। एक प्रश्न करता, दूसरा उसका जवाब दे देता, और इस प्रकार उन्हें तसल्ली मिल जाती, दिलासा मिल जाता। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकल कर फुर से उठ जाएंगे, कि भैया बच्चे हैं वो फुर से उठ जाएंगे। तो देखिए केशव विद्वान यानी ज्ञानी जैसे गर्व से कहता, नहीं रे पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। अब देखिए वो क्या कहता कि रे पागल, पहले उसके पंख निकलेंगे, पंखों के बिना कैसे उड़ेंगे। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा, जानने की जो इच्छा थी, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। उनका मन कर रहा था उनके बारे में जानने को। अंडों को देखने के लिए वे अधीर यानी बेबस हो गए, बिल्कुल हो उड़ते थे। उनका मन करता था बस कि हम तो अंडे देखें। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब ज़रूर बच्चे निकल आए होंगे, कि अब तो बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के दाने का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ कि अब तो बच्चे निकल आए होंगे। अब दाने का, बच्चों के लिए दाने चाहिए खाने के लिए। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ से लाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे, इतना दाना कहाँ से लाएगी। मैंने कहा बच्चों को बहुत चिंता होती है। गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे, और बेचारे गरीब बच्चे हैं वो चू चू करके ही मर जाएंगे जब उनका पेट नहीं भरेगा। अब इन्हें नहीं पता कि जानवर भी अपने बच्चों का पेट भरने की बहुत कोशिश करता है, तभी तो जीता है। इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया। दोनों ने क्या निर्णय लिया कि कॉर्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए, कि कॉर्निस पे दाने रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को दाने के लिए कहीं उड़ कर न जाना पड़ेगा, कि उसे दूसरी जगह जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये भोजन की तलाश में जाते हैं। केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी। केशव कह रहा है उसे, क्यों जाएगी, दाने रख देंगे तो। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी। और दूसरा देखो कि बच्चों को क्या धूप नहीं लगती। भाई बाल जो मन होता है बड़ा कोमल और सरल और सुबोध होता है, भोला होता है, तो कि उन्हें धूप नहीं लगती, क्योंकि उनको खुद को धूप लगती तो उनके लिए तो उनको भी धूप लगेगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ नहीं गया, ये जो पीड़ा थी, दर्द था, उसकी तरफ इसका ध्यान नहीं गया। बोला, जरूर तकलीफ ही हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे। ऊपर छाया भी तो कोई नहीं है, ऊपर देखो कोई छाया भी नहीं है, तो उनको प्यास भी लग रही होगी, धूप भी लग रही होगी। अब देखिए केशव ने ये कह दिया। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। और देखिए क्या स्वीकृत हो गया कि पानी की प्याली रखी जाएगी, थोड़े से चावल रखे जाएंगे, और घोंसले के ऊपर है वो कपड़े की छत बनाई जाएगी। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल कर ले आई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। उसने देखो क्या किया, वो तो चावल ले आई और पत्थर की जो प्याली बनी हुई थी उसका तेल तो ज़मीन पे डाल दिया और उसको खूब अच्छे से साफ करके उसमें पानी भर दिया। अब छावनी के लिए कपड़ा कहाँ से लाए। अब देखिए ऊपर तानने के लिए कपड़ा लेके आना था, फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़ियाँ खड़ी होंगी कैसे, क्योंकि छत थी, मिट्टी में तो छड़ियाँ लग जाती, वो कैसे खड़ी होंगी।
केशव बड़ी देर तक इस उधेड़-बुन में रहा, यानी उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे उसके लिए। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी, इसका भी रास्ता निकाल लिया। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा ला, अम्मा जी को मत दिखाना कि जिसमें हम कूड़ा फेंकते हैं वो टोकरी उठा ला, लेकिन माँ को मत दिखाना। श्यामा, वह तो बीच से टूटी हुई है, उसमें से धूप न जाएगी, उसमें से धूप है वो न जाएगी, बीच में से टूटी हुई है। केशव ने झुंझलाकर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकाल लूँगा। देखिए मैंने ये मतलब किस उर्दू में लिखते थे, इसलिए इनके जो बहुत सारे शब्द हैं वो उर्दू अरबी फारसी से संबंधित हैं। तो हिकमत का अर्थ होता है उपाय, इसका अर्थ क्या होता है? उपाय, सुराख, छेद, कि तू टोकरी तो लेके आ, उसमें जो छेद है उसका बंद करने का मैं उपाय अपने आप निकाल लूँगा, बस तू तेरा काम है टोकरी लाना, तू क्या करे? टोकरी ला। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज़ ठूंस दिया, कागज़ भर दिया उसमें, और अब टोकरी को एक टहनी से टिका कर बोला, टोकरी को एक टहनी से टिका दिया और क्या कहा, देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, ऐसे ही घोंसले पर उसकी क्या बना दूंगा? आड़ बना दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी, तब कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। उसने सोचा कि भैया तो बहुत चालाक है। गर्मी के दिन थे, बाबूजी ऑफिस गए हुए थे, अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई। बेचारी अम्मा दिन भर काम करती थी, तो उन्होंने दोनों बच्चों को क्या कर दिया? सुला दिया, और खुद है वो सो गई। लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ, उन्हें तो अपना कर्तव्य करना था। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके, यानी उनको ये पता न चले कि वो जाग रहे हैं, जा रहे हैं, आंख बंद किए। दम रोके का मतलब है सांस रोककर, अपनी आंखों को बंद करके मौके का इंतज़ार कर रहे थे। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर, जो हम जिसे क्या सिटकनी बोलते हैं ना, उसको खोलकर बाहर निकल आए। माँ ने पहले से ही सिटकन लगा रखी थी कि कहीं ये शैतान बच्चे बाहर न चले जाएं। माँ तो माँ होती है, हिफाजत करके सोती है, लेकिन बच्चे भी बच्चे होते हैं। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी, और अंडों की जो हिफाजत यानी रक्षा की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रख दी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। अब देखिए, पहले नहाने की चौकी रखी, उसके ऊपर स्टूल रखी। श्यामा दोनों हाथ से स्टूल पकड़े हुए थी, श्यामा दोनों हाथों से स्टूल को पकड़े हुए थी। स्टूल की चारों टांगें बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव पड़ता था जरा सा हिल जाता था। यानी दोनों जो चारों जो उसके क्या थे, टांग जिसे हम पैर जिसे हम कहते हैं स्टूल के, है ना, चार जो पैर होते हैं, टांग होती है, वो सही नहीं थी, बराबर नहीं थी, तो इसलिए जिधर दबाव पड़ता उधर वो लुढ़क जाती, थोड़ी थोड़ी हिल जाती। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी यह उसी का दिल जानता था और ये उसका दिल ही जानता था। दोनों हाथों से कॉर्निस पकड़ लेता, कॉर्निस उसका हिस्सा पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज़ में डांटता, अच्छी तरह पकड़। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कॉर्निस पर था। अब भैया तो देख रहा है और वो देख नहीं पा रही, तो उसको तो वो तकलीफ हो रही थी। केशव ने जो ही कॉर्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़ियाँ उड़ गई। केशव ने देखा कॉर्निस पर थोड़े से तिनके बिछे हुए थे और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, कितने बच्चे हैं भैया? अब देखिए उसने क्या देखा, पेड़ पे घोंसला बनता है ना, वैसा घोंसला नहीं है, क्योंकि वो तो वैसे समतल जगह थी, थोड़ा सा तिनका रखा हुआ था और उस पर अंडे रखे थे। अब श्यामा की जिज्ञासा तो जिज्ञासा है ही, वो पूछती है कि कितने बच्चे हैं भैया? केशव ने क्या कहा, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा क्या कहती है, जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। केशव दिखा दूंगा, पहले ज़रा चिथड़े ले आ। चिथड़े कपड़े के जो टुकड़े होते हैं नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। अंडे किस पे पड़े हैं? तिनकों पे पड़े। उन्हें क्या पता कि अंडे तो तिनकों पे ही होते हैं। श्यामा दौड़कर पुरानी धोती फाड़ कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, उसकी कई तह करके, परत, तह का मतलब होता परत, उसकी कई परत करके उसने एक गद्दी बनाई और उस तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए और 3 अंडों को उस पर रख दिया। अब देखिए श्यामा ने फिर से कहा, हमको भी दिखा दो भैया। श्यामा फिर से कहती कि हमें भी दिखा दो भैया। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, बाकी का हम है वो आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।